अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है। सुबह तो ज़्यादा सुबह तो नहीं हो रही है, खैर 11 ही बज रहा है। लेकिन जब रात से ही ना मेरे गले में इतनी तकलीफ़ हो गई है, मैंने कल क्या किया, साथ ना खट्टी मीठी गोली लेके आया था। खट्टी ज़्यादा थी, मीठी तो नहीं थी। खैर गोली मैंने भी एक दो स्वाद में खा ली और मेरे को खट्टा ना जमता नहीं है, चलता नहीं है। मेरा गला इतना बुरी तरह से चौक हो गया, इतना दुख रहा था। तो अब सुबह उठी हूँ तो नमक का पानी पी रही हूँ मैं गरम गरम, ताकि गले में आराम मिल जाए। और अभी नाश्ता करूँगी। तो वो ज़हरा ने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, तो प्यारा सा कलर आया है। तो बस अभी तो फ़िलहाल तो यही अपडेट है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको बताऊँगी। ले लिया था और साथ की पैंट इतनी लूज़ हो गई है बेचारी की, उतरती रहती है। तो मैं कि इसको बेल्ट दिला देती हूँ। तो बेल्ट की दुकान पर ही हम लोग आए। भाई बेल्ट दिलाना, लड़की की कमर के हिसाब से। चलो आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। पीछे से आवाज़ आएगी क्योंकि बाजू की बिल्डिंगों में काम चल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जब मेरी शादी हो गई, मुंबई आई ना फ्रेंड में, तो बहुत सारे लोग थे जो मुझे बोलते थे कि अरे तू मेरी वजह से आई है, मैं लेके आया हूँ यहाँ पर तुझे। ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं अरे मेरी वजह से तू यहाँ पर है। तो ऐसी मुझे भी लोग ये बातें सुनने को मिलती थी फ्रेंड, लेकिन उस टाइम इतनी समझ में नहीं आती थी, तो जवाब नहीं दे पाती थी मैं। और लेकिन ना, कोई किसी की वजह से कहीं नहीं जाता है, कोई कहीं पे भी जाता है। जिसकी भी जहाँ शादी होती है ना, कोई कहीं आता है, वो अपनी किस्मत से आता है। मेरी किस्मत की बात मैं आपको बताऊं कि आज मैं जब मुंबई में हूँ और ये मेरा ससुराल है ना, इससे पहले मैं शादी, ऐसा नहीं है मैं शादी करके पहली बार ही मैं मुंबई आई हूँ। मैं जब छोटी थी और अपने माँ बाप अपने भाइयों के साथ में मैं मुंबई घूमने आई थी। मुंबई घूमने आई थी और उस टाइम पे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि चलो ऐसा आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, किसी को नहीं पता होता है कि हमारी किस्मत में आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरी किस्मत क्या थी, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी, यहीं इसी इलाके में जहाँ मेरा ससुराल है नागपाड़े में, वहीं एक ना गेस्ट हाउस है, मदीना गेस्ट हाउस है सर नवाब, मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन गेस्ट हाउस है। वहाँ पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई वहाँ ठहरे थे। वहाँ से हमने पूरा मुंबई घूमा था। और आज मेरा जो ससुराल है, जहाँ मेरी सास रहती है, जिसके संग आप भी उठते बैठते देखते हो, उस टाइम पे इन्होंने हमारी दावत करी थी। ऐसा मतलब रिश्तेदार नहीं हमारे पहले की, जो मेरे ननिहाल है ना, ननिहाल की तरफ से मेरे ससुराल वालों की रिश्तेदारी है। तो इन्होंने सोचा चलो आगरे वाले आए, तो इन्होंने हमारी दावत करी। मैं छोटी थी, यहाँ पर मैं आई, मैंने दावत खाई, खेली। इनके यहाँ पे एक पहले नागपाड़े में हर घर में, चौल वाले घर में माला हुआ करता है। मैं बराबर अपनी मामू की लड़की के सब माले पे खेली। हम इस बिल्डिंग में खेल के गए। लेकिन देखो और जिस होटल में हम ठहरे थे ना, वहाँ पे एक लड़का आया था टोपी लगा के हमको बुलाने के लिए कि चलो माँ जी ने घर पे बुलाया है, खाना तैयार है। क्योंकि माँ जी ने हमारी, मतलब मेरी सास ने, उस टाइम पे सास नहीं थी, तो उन्होंने हमारी दावत करी थी ना। तो वो लड़का सुहेल थे, सोचो आप। तो कभी कभी जी सब चीज़ के सोच सोच के हंसी भी आती है कि देखो सोहेल आए थे और हम उनको जानते भी नहीं थे। आज वही इंसान मेरा शौहर है। और जिस घर में मैं खेल के गई थी और जिस घर में हमारी दावत हुई थी, आज वो ही मेरा ससुराल है। फिर क्या हुआ था फ्रेंड, जब हम मैं रह लिए, मुंबई घूम लिया, यहाँ से भी हम लोग चले गए, रुखसत हो गए, विदाई हो गई, सारे काम वगैरह हो गए। उसके बाद ना मैं वीटी स्टेशन गई, जो कि आज उसका नाम सीएसटी है। उस टाइम पे उसका नाम वीटी हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पे गई जब आगरा जाने का टाइम हो रहा था। तो आगरा के जाने का टाइम हो रहा था, तो हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चल रहे थे फ्रेंड। वहाँ पर वीटी स्टेशन पे भीड़ वाले इलाके में मेरा हाथ मेरी अम्मी से छूट गया था। अम्मी निकल गई आगे और मैं रह गई उसी जगह पे खड़ी हुई। अब मैं इतनी छोटी, पहली बार मुंबई आई, कोई इतनी तेज़ भी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ किधर देखूँ। मेरी तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ चारों तरफ भीड़ नज़र आ रही थी। क्या करती ना, तो मैं किधर जाती इधर जाती, कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आता। स्टेशन पे कुछ ऐसे रास्ते होते हैं। तो मैं उसी जगह पे, और मेरे हाथ में एक बैग भी था, वो जो बैग खींचने वाले होते हैं ना, वो बैग खींच के चल रही थी मैं। तो वहाँ पे मैं खड़ी हो गई वहीं पे मैं रोने लगी फ्रेंड। मैं आधा घंटा वीटी स्टेशन पे भीड़ वाले इलाके में खड़ी हुई रोती रही। सोचो, एक लड़की, एक बच्ची, मतलब लड़कियाँ को क्या होता है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिक्र तो देखो सबको ही रहती है ना, कि कोई हो नहीं जाए, कोई गलत हाथों में ना चली जाऊँ, कोई लेके ना जाए, इतना मैं। और लेकिन मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्या समझदारी दिखाई, मेरे पैर जिस जगह से मेरी अम्मी का हाथ मुझसे छूटा था ना, मैंने वो जगह से हिली नहीं, मैं उसी जगह पे खड़ी रही। क्योंकि अगर मैं इधर उधर हो जाती शायद उनको ढूंढने में तकलीफ होती, पता नहीं क्या था फ्रेंड। अब मैं सब चीज़ सोचती हूँ, उस टाइम पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा तो मुझे नहीं पता। मैं 12-13 साल की थी जब मैं मुंबई आई थी घूमने के लिए। तो मैं वहीं पर खड़ी हुई रोती रही, और मेरे माँ बाप और जो लोग थे साथ में, पूरा वीटी ढूंढ रहे थे फ्रेंड। और इतनी भीड़ में ढूंढना आसान नहीं है। आप समझ रहे हो, कोई जगह पे रोड पे ढूंढना चलो फिर भी आसान हो जाता है, इस रोड पे, लेकिन वो स्टेशन भीड़ वाला स्टेशन था। मैं मुझे अब बताते हैं वो लोग कि पापा अम्मी सब रो रहे थे, स्टेशन पे ढूंढ रहे थे पागलों की तरह। उनके साथ में एक दोस्त भी था, वो भी ढूंढ रहे थे। फिर पता लगाया कि अनाउंसमेंट कर दो।
अनाउंसमेंट करने से क्या होगा, चलो किसी कोई बता देगा, लेकिन उनको एक डर ये भी था कि अगर कोई लड़की खो गई है, कोई गलत इंसान अनाउंसमेंट सुन ले कि भाई ऐसी ऐसी लड़की खो गई है, वो ये कलर के कपड़े पहन के खड़ी है, तो हो सकता है शायद अच्छे लोगों की जगह बुरे लोग भी मुझे लेने आ जाते फ्रेंड। लेकिन उन लोगों ने अनाउंसमेंट ना करके पहले उन्होंने कंप्लेन करी, वहाँ पे जो स्टेशन पे जो पुलिस होती है ना उसको बोला, और वो लोग खुद ढूंढने लग गए। मैं आधा घंटे से शायद ज़्यादा ही हुआ होगा फ्रेंड, मैं वहाँ खड़ी रही, रोती रही, और फिर उसके बाद मेरी अम्मी आई। मेरी अम्मी का ये हाथ मुझसे छूटा था और मुझे भी अम्मी ही मिली मुझे दोबारा। मैं अम्मी को देख के चिपट गई, अम्मी मुझे देख के चिपट गई। उन्होंने मेरे को चाटा भी मारा था, मतलब फ्रस्ट्रेशन था ना कि बस हाथ कैसे छूट गया, उन्होंने चाटा भी मारा मुझे। अब इतना रोई ना कि उनको ये डर था कि अल्लाह का शुक्र है मैं किसी गलत हाथों में नहीं गई फ्रेंड। तो बस उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आगरा आ गए। आगरा आने के बाद 15-20 साल के बाद फ्रेंड, 15-20 साल से ज़्यादा हो गए, 10-12 साल के बाद उसी घर से मेरा रिश्ता हुआ है फ्रेंड। जहाँ आज मैं बैठी हूँ, जिस घर में मैं दावत खा के गई थी, जिस घर में मैं खेल के गई थी, यहाँ मेरी सास थी, वो उनको हम लोग उस टाइम पे खाला बोल रहे थे। उन्होंने हमें दावत करी थी और हम उदम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें डांटा भी था, ये उदम नहीं करते, ये ऐसे बिल्डिंग नहीं है, वैसी बिल्डिंग नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखो नसीब होता है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये नसीब है फ्रेंड, कोई किसी को नहीं लाता। जब मैं शादी करके आई थी तो कुछ लोग आके मेरे पास बैठ के बोल रहे थे, अरे मैं लेके आया हूँ, वरना तू इस घर में आती नहीं, वरना तू कोई लाना नहीं चाहता था मुझे यहाँ पे। मुझे कोई लाना चाहता हो नहीं लाना चाहता हो फ्रेंड, कोई आपके संग भी अगर कोई ऐसा बोले ना, तो कोई किसी को कहीं नहीं लेके जाता। ये नसीब, ये किस्मत, मेरा रिश्ता मेरी शादी इस घर से जुड़ी हुई थी। जो लड़का हमें फर्स्ट टाइम बुलाने आया था दावत के लिए, वही लड़का आज मेरा शौहर है। जिस औरत को मैंने खाला कहला बोला था, जिन्होंने हमें डांटा था, आज वही मेरी सास है। तो ये सब किस्मत होती है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई घूमने आई थी जब मैं 12-13 साल की थी। उसके बाद जब मैं डायरेक्ट आई तो तब मैं एक इस घर की बहू बन के आई। समझ रहे हो आप? तो किसी के कहने से कि इंसान हमारी वजह से आई हो या हम लेके आए, ऐसा नहीं होता है। किस्मत अल्लाह ताला सब कुछ पहले से तय करता है। मेरी किस्मत यहाँ जुड़ी हुई थी, जबकि कभी मेरे माँ बाप ने सोचा नहीं था कि मेरी शादी मुंबई होगी, और ना ही मैं कभी सोची थी कि मैं मुंबई होगी। मुझे लग रहा है हम लोग आगरा में रहते हैं तो अलीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ग्वालियर हो गया, क्योंकि ज़्यादातर ना आसपास से रिश्ते हो जाते हैं कि बस से चले जाओ आ जाओ। लेकिन इतना दूर का तो किसी की कोई माइंड में था ही नहीं। और तो वही बोलती हूँ, कोई कितना भी सोच ले, माँ बाप कितना भी सोच ले, लेकिन यहाँ लड़की की किस्मत होती है वो वहीं जाती है। किसी के माँ बाप कभी नहीं सोचते कि हमारी लड़की इतनी पास में हो जाएगी, ना किसी के माँ बाप ये सोचते कि हमारी लड़की इतना दूर जाएगी। लेकिन मेरा जो ससुराल है ना फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग की पहले से ही रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी मीन्स मतलब मेरे ननिहाल की तरफ से मेरे नाना और मेरे ससुर, ये लोग मामा फूफी के बेटे। तो उस तरह से मेरी रिश्तेदारी की वजह से मेरा रिश्ता यहाँ पे हो गया। तो और देखो, मैं पहली बार मुंबई भी आई, घूम के भी गई, एक गेस्ट हाउस में ठहरे। दूसरी बार जब मैं आई तो इस घर में दुल्हन बन के आई मैं फ्रेंड। तो मैं बस यही बता रही हूँ, कोई भी आके आपसे कभी भी कोई कुछ बोले ना कि हमने ये रिश्ता कराया, हमारी वजह से तू यहाँ पर है, हम लेके आइए, तो कोई किसी को लेके नहीं आता। आपकी किस्मत आपसे लड़ती है, अल्लाह ताला आपकी किस्मत में जो बेहतर लिखेगा वही होगा। ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपके संग शेयर करी है। आज कल जुमेरात थी फ्रेंड, तो मैं मार्केट गई थी। मार्केट से आते वक्त घर के पास में हमारी दरगाह है, और यकीन माना मेरा ना जुमेरात वाले दिन दरगाह पे जाने का मन हो रहा था। मैं मनी मन सोच भी रही थी, मैं दरगाह पे नहीं जा पाई, हाजी अली नहीं जा पाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल ये दरगाह मेरी नज़रों को फिर मैं नज़र में आ गई। मैं वहाँ पे गई तो न्याज बढ़ रही थी फ्रेंड। ये अंदर दरगाह के अंदर का नज़ारा, ये हमारे घर के पास में ही है। तो ये दरगाह के अंदर का नज़ारा, मैं वहाँ गई, मैंने ज़ियारत करी, दुआएं पढ़ी, और वहाँ पे ना न्याज बढ़ रही थी। और प्लस ना मन्नत के लड्डू होते हैं, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है ना, वहाँ पे लड्डू बांटते हैं। और फिर जिसको वो जो मन्नत मांगनी हो ना, आप वो लड्डू खाकर वो अपनी मन्नत मांगो कि अल्लाह ताला मेरी अगर ये दुआ कबूल हो जाएगी, ये मन्नत पूरी हो जाएगी, तो मैं भी यहाँ पर आकर लड्डू बांटूंगी। तो मुझे भी देखो वहाँ पे एक लड्डू मिल गया जो कि ना मन्नत का था। मैंने वहीं बैठी, वहीं पे खाई। अंदर की सारी दरगाह इतनी खूबसूरत दरगाह, और कहते हैं ना कभी कभी दिल की दुआएं जो अल्लाह बेचैनी होती है ना वो पूरी हो जाती है। कल मैं यही सोच रही थी, मैं दरगाह पे नहीं जा पाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आई। मुझे इतना अच्छा लगा। मैं ज़हरा को बोल रही थी कि ज़हरा तू भाभी के लिए भी ले ले, अंदर मतलब मन्नत का लड्डू बट रहा है। तो उसने बताया कि नहीं, ये आंटी जो लड्डू बांट रहे हैं ना, ये हमारे घर पर आते हैं, जो कुछ भी न्याज होती है तो हमारे घर पर भी दे देते हैं। मैं ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो लड्डू लिया है तो बाहर क्यों खाना, क्यों ना मैं अंदर ही बैठ के खा लूँ। तो ज़हरा नहीं बोला, हम अंदर ही बैठ के खा लो, जो भी मन्नत है वो मांग लो। और मैं ज़हरा से वो सारी बातें कर रही थी कि ज़हरा मुझे अच्छा हुआ वो एक औरत मिल गई, उसने ही बोला कि मन्नत का लड्डू है क्या, वरना मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन किसके मुँह से कब कौन सी बात निकल जाए फ्रेंड, वो सब अल्लाह ही जानता है। तो उस औरत ने बोला तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं अल्लाह लड्डू बटते हैं ऐसे? कह रही हाँ, अगर तुम्हारी कोई मन्नत है तुम लड्डू लेके यहीं पर बैठ के खा लो, मन्नत मांग लो। तो बस वो दिल की जो दुआ है ना फ्रेंड, बस मैं अल्लाह जानता हूँ और आप भी जानते हो कि मेरा यहाँ घर हो जाए, मेरी छत हो जाए। एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी कोई चीज़ होती है ना फ्रेंड, वो छत होती है। और मुझे इस वक्त मुंबई में छत की बहुत तलाश है।
बाकी अल्लाह मेरी सबकी हम सब की मुश्किलें आसान करे। जिसके ऊपर छत नहीं अल्लाह उसकी छत करा दे, जिसकी औलाद नहीं अल्लाह उसको औलाद दे दे। जो माँ बाप अपने औलाद के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं उनको रिश्ते मिल जाएँ। यहाँ पे ज़हरा फिर से आई थी, यहाँ पे मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने के लिए आई थी, तो वही डिज़ाइन वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि एक हाथ में उसने पहले लगा दिया था, एक हाथ में अब था। फिर मेहंदी लगाना तो फ्रेंड एक बहाना है, कोई मेहंदी का कुछ ऐसा शौक नहीं है, सिर्फ ऐसा है हम लोग बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। ज़हरा भी आ जाती है, उसको पता है कि मैं 1-2 दिन में चली जाऊँगी, तो हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं और साथ में मेहंदी वगैरह का ऐसा प्रोग्राम हो जाता है। क्योंकि वो फिर 2 दिन के बाद अपने कामों में लग जाएगी, 2 दिन के बाद मैं आगरा में अपने कामों में बिज़ी हो जाऊंगी। तो जब भी मिलो तो कोई ना कोई मेहंदी का बहाना, चाय का बहाना बना लिया करो फ्रेंड, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना ये बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे को करीब होने का वक्त होता है कि इंसान एक दूसरे से बातें करता है, दिल के गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस वही लड़की बेचारी बच्ची मेरे लिए आ जाती है, मेहंदी लगाती है, फिर उसको मैं रात में घर पर छोड़ के आ जाती हूँ। बाद में मैंने सोचा चलो मैं अपनी सास के भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, तो मैं छोटा सा टिकल उनके लगा रही थी, उनसे बात भी कर रही थी। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि उनको कभी भी घर का बड़ा बूढ़ा है ना, आप उसको अलग मत छोड़ो, ऐसे मत बोलो आप अपना ग्रुप बना के बैठ जाओ, उनको छोड़ दो। मैं हमेशा अपनी जो भी बातें करती हूँ मैं सास में से पूछती है क्या क्या, उनको सुनाई कम देता, मैं उनको बराबर प्रॉपर पूरी बात बताती हूँ। ऐसा इरिटेट नहीं करती, अरे नहीं चलो छोड़ो तुमको सुनाई नहीं दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा तो क्या हुआ, कल हम भी तो उस जगह पे होंगे, कल हमारे कान भी खराब होंगे, हमारी भी आंखें खराब होंगी, हम भी किसी से पूछेंगे अरे क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हो। अगर कोई हमें नहीं बताएगा तो कैसा लगेगा। तो मैं तो यही सोचती हूँ आज ये बैठी है, कल हम भी इसी जगह पे होंगे, हमारा भी बुढ़ापा ही आएगा। तो कभी भी कोई बात आपके घर में बड़ा बूढ़ा पूछे ना क्या हो गया, तो आप उसको बताया करोगे, तो उसको भी वो ज़िंदा है, वो ज़िंदगी में, वो दुनिया में, उसको भी हक बनता है नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। तो मैं उनको जो भी कभी बात पूछती है ना उनको नहीं समझ में आती है, मैं उनको 1 बार नहीं 2 बार उनको समझाती हूँ या बोलती हूँ, जब तक कि उनको प्रॉपर समझ में ना आ जाए। क्योंकि फ्रेंड बस यही है, आप भी समझोगे आने वाला वक्त आपका भी ऐसे ही होगा। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, शाम के टाइम मैं दवा लेके आई, लेकिन और मेरी सास की भी डायबिटीज़ बढ़ गई थी, हम लोग को नहीं पता था। तो मेरी नंद आ रही थी, उनको नंबर लगा दिया था डॉक्टर का, तो डॉक्टर के जा रही थी। मैं कि नानी ऐसे मत जाओ माँ जी, आप बाल काट के जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनके बाल काट के पिन वगैरह लगा रही थी। तो बस वही कि जब वो वापस आई तो पता चला कि उनको डायबिटीज़ बढ़ हुई है, इसलिए उनको बुखार भी आ रहा था। और डायबिटीज़ ऐसा होता है ना फ्रेंड, पता नहीं चलता है कब बढ़ रही है, तो वो तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलता है। तो उनको बुखार भी था, तो लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है अभी उनकी तबीयत ठीक है। और ये दूसरा दिन हो गया है, जुम्मे का दिन है। मैं साथ को वही बोल रही थी तो ना जल्दी से नाश्ता वास्ता करके फ्री हो जा, नहा ले, जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़ के आना, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना फ्रेंड, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।